हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं एक कहानी का नाम है बिरजू और उड़ने वाला घोड़ा। ये बिरजू है। ये बिरजू का गांव है। यहाँ पे बच्चे हैं जो पतंगे उड़ा रहे हैं। अब हम इसकी ये कहानी को पढ़ते हैं। बहुत दूर एक शहर में बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। उसका बहुत जी चाहता है था कि वह भी और बच्चों की तरह दौड़े खेले, पर वह एक टांग से लंगड़ा था। तो बच्चों, उससे तो अच्छी तरह चला भी नहीं जाता था। बिरजू का पिता बहुत अमीर आदमी के बाग में माली था। बाग उस झोंपड़ी के बहुत पास था जिसमें वे रहते थे। उसकी माँ भी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। तो दोस्तों, मतलब बिरजू है वो एक टांग से लंगड़ा था और उसके पापा एक अमीर आदमी के बाग में माली था और उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। एक दिन बिरजू का पिता घर लौटा तो बहुत खुश था। उसने कहा, देखो बिरजू, देखो मैं क्या लाया हूँ। उसने एक पुराना झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा उठा कर दिखाया। बीबी जी ने मुझे दिया है। घोड़ा पुराना और घिसा पिटा था। उसका रंग निकल चुका था, जीन फटी हुई थी और एक कान टूटकर गिरने वाला था। पर बिरजू नया खिलौना पाकर बहुत खुश था। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जो उसका अपना हो। वह घोड़े पर चढ़कर झूलने लगा। ये घोड़ा ये खिलौना है। तो जो जिस अमीर आदमी के घर पे जो इसका पापा काम करता था, बिरजू का बाग में माली था, तो उसने बीबी जी उसी के लिए बताया गया है कि उसने ये घोड़ा दिया है। तो उनके बच्चों का पुराना होगा, तो बीबी जी ने बिरजू के पापा को दे दिया। और वो खिलौना पाकर बिरजू बहुत खुश हो गया और वो उस पर बैठकर झूलने लगा। बहुत मज़ा आ रहा है। उसने सोचा शायद सचमुच के घोड़े की सवारी भी ऐसी ही होती होगी। बिरजू जब 101 बार झूल चुका तो घोड़ा एकदम आगे की ओर झुका। बिरजू की बड़ी हैरानी हुई। उसने लगा जैसे वह सचमुच का घोड़ा हो। ये बिरजू और उसका घोड़ा, वो तो सपने ले रहा है कि ये जैसे सचमुच का घोड़ा है। वो बहुत खुश हो रहा था उस घोड़े को पाकर। ये छोटा सा गांव है। शायद ये मेरी कल्पना है, घोड़े की कसकर पकड़ते हुए उसने सोचा। पर तभी उससे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। घोड़ा अचानक हवा में ऊपर उठा। वह उड़ रहा था, सचमुच उड़ रहा था। हवा सीटी बजाती बिरजू के कानों के पास से निकल रही थी। ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। लोग, घर, पेड़ सब बहुत दूर, बहुत नीचे छूट गए थे। पर इस बार तो बिरजू हक्का बक्का रह गया जब उसने घोड़े को हंसते हुए सुना। तुम्हें खूब बुद्धू बनाया मैंने, है ना? घोड़ा बोला। तुम सोच रहे होंगे कि मैं एक मामूली और पुराना झूलने वाला घोड़ा हूँ। यानी कि जो घोड़ा था वो बोलता भी था। तो उसने कहा कि तुमको ऐसा लगता है कि मैं पुराना और मामूली पुराना झूलने वाला घोड़ा हूँ। तो बिरजू ने कहा, हाँ, मैंने यही सोचा था। मैं भला कैसे जान पाता। बिरजू ने घोड़े को और कसकर पकड़ लिया। वह डर रहा था कि कहीं गिर ना जाए। घोड़ा फिर हंसा। मैं तुम्हें दुनिया में कहीं भी ले जा सकता हूँ। बोलो कहाँ जाना चाहते हो? बिरजू ने सोचकर कहा, पूरब की ओर जहाँ से सूरज निकलता है। हवा घोड़ा हवा से भी तेज उड़ा। बिरजू को अब मजा आने लगा। मैं हमेशा दौड़ना चाहता था, पर यह तो उससे कहीं अच्छा है। यानी कि बिरजू और घोड़े में बातचीत हो रही है। वो हवा में उड़ता हुआ जा रहा है। बिरजू से पूछ रहा है कि तू कहाँ जाना चाहता है, मैं वहीं तुझे ले चलूँगा। तो उसने कहा कि पूरब दिशा की ओर जहाँ से सूरज निकलता है। उड़ते उड़ते वे बहुत दूर एक पहाड़ी पर पहुँचे।
पहाड़ी नारंगी सुनहरी धुंध से ढकी थी। वह इतनी चमकदार थी कि आंखों में जैसे चुभ रही थी। अच्छा हुआ कि घोड़ा एक गुफा में पहुंच गया। बिरजू ने आंखों को झपका कर खोला और देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है। वह चमकीले सुनहरे धागे काट रही थी। लगता था कि वह बरसों से वहां बैठी धागे काट रही है, क्योंकि उसके चारों ओर उलझे हुए धागों के ढेर लगे थे। ये घोड़ा गुफा में गया तो वहां पे एक बूढ़ी औरत मिली इनको। घोड़े ने कहा, यह पूरब की ज्ञानी स्त्री है, पूरब की। प्रणाम दादी माँ, बिरजू ने कहा। बूढ़ी ने कहा, जीते रहो मेरे बच्चे, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे लगते हो। देखो मेरे सारे धागे उलझे पड़े हैं, तो तुम इन्हें सुलझा दोगे? ठीक है दादी माँ, बिरजू ने कहा और काम में लग गया। हजारों लाखों धागे थे, सब बुरी तरह उलझे हुए थे, गांठें पड़ी थी, पर बिरजू ने बड़े धीरज और मेहनत से काम लिया और आखिर सारे धागे सुलझ गए। ये बूढ़ी माँ और ये बिरजू का घोड़ा और ये उलझे हुए धागे पड़े हैं। तो बिरजू है उसने सहजता से और हिम्मत से ये सारे धागे सुलझा दिए। शाबाश मेरे बच्चे, बूढ़ी स्त्री ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है इसलिए तुम अपनी कोई भी एक इच्छा बताओ, मैं पूरी कर दूंगी। बोलो क्या चाहते हो? बिरजू सोचने लगा। सोचकर उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को सारा दिन इतना ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बूढ़ी ने कहा, तुमने एक सुंदर नीला फूल तोड़कर उसे दिया और कहा, अगर तुम पश्चिम की ओर जाओ तो यह मेरी बहन को दे देना जो वहाँ रहती है। बूढ़ी स्त्री को धन्यवाद देकर बिरजू घर की ओर उड़ा। वह घर पहुंचा ही था कि उसकी माँ भी आ गई। बिरजू को देखते ही माँ ने उसे गले लगा लिया। खुशी से मुस्कुराते हुए उसने कहा, आज का दिन कितना शुभ है। मेरी मालकिन के का हीरो का हार खो गया था, मैंने उसे ढूंढा, देखो उन्होंने मुझे क्या दिया। उसने रुपयों की थैली दिखाई और आगे बोली, मालकिन ने कहा कि ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे ले जाओ और आराम से रहो। कई दिनों तक बिरजू कहीं नहीं गया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी माँ का सारा दिन घर पर रहती है। फिर एक दिन उसने वह नीला फूल झोंपड़ी के एक कोने में पड़ा पाया। बिरजू को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह बिल्कुल मुरझाया नहीं था। उसे पश्चिम की बूढ़ी औरत की याद आई और एक दिन जब उसकी माँ बाजार गई, वह अपने उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर चल दिया। घोड़ा शहर और नदियों के ऊपर उड़ता हुआ एक सुनसान बंजर जगह पर पहुंचा, जहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। यह पहले वाली औरत से भी ज्यादा बूढ़ी थी। वह एक बहुत बड़े करघे पर कपड़ा बुन रही थी। कपड़ों के थानों की ढेरियां चारों ओर बिखरी पड़ी थी। ये देखो, ये बूढ़ी अम्मा और ये कपड़ों की ढेरियां, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। ये बिरजू का घोड़ा, ये बिरजू और ये बूढ़ी अम्मा पश्चिम वाली। बिरजू ने प्रणाम करने के बाद उसे फूल दिया। आपकी बहन ने भेजा है, उसने कहा। अच्छा, तुम मिले थे उससे? बच्चे, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये कपड़े के थान देखते हो, सारे बिखरे पड़े हैं, मेरे लिए इन्हें जरा ठीक से लगा दो। बेचारा झगड़े लंगड़े बिरजू के लिए यह काम कठिन था, पर किसी न किसी तरह उसने कर ही दिया। बूढ़ी स्त्री ने खुश होकर उससे अपनी कोई इच्छा बताने को कहा। बिरजू को अपने पिता का ध्यान आया, जो कमर झुकाए सारा सारा दिन उस अमीर आदमी के बाग में काम करता था। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता का अपना बाग हो, उसने अपनी इच्छा बताई। ऐसा ही होगा, बूढ़ी ने कहा। अगर तुम कभी दक्षिण की ओर जाओ तो मेरी बहन से जाकर मिलना और उसे यह दे देना। उसने एक अजीब सा मेवा निकाला। वह न तो अखरोट था, न मूंगफली और न ही नारियल। वह इन तीनों का मिला जुला रूप था। उसे धन्यवाद देने के बाद बिरजू घोड़े पर सवार होकर अपने घर की ओर मुड़ा। तब वह उसकी माँ वापस नहीं आई थी। जल्दी ही वह भी वापस आ गई और पिता भी। मैं अपनी अच्छी खबर लाया हूँ, पिता ने कहा। मेरे मालिक ने कहा कि तुम ईमानदार और वफादार हो। मेरी एक ज़मीन खाली पड़ी है, वह तुम ले लो और अपना बगीचा लगाओ।
फिर कुछ उदास होकर बोला, लेकिन मेरे मालिक की बेटी बहुत बीमार है। वैद्य हकीम सब जवाब दे चुके हैं। अब मालिक दान पुण्य करके उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो फल है जो पश्चिम वाली बूढ़ी ने बिरजू को दिया है। ये ना नारियल, ना वो अखरोट, कुछ इनका मूंगफली भी नहीं है, ये मिला जुला रूप है। बिरजू भी उदास हो गया। उसे वह छोटी और प्यारी सी लड़की की याद हो आई जिसे वह बाग में खेलते हुए देखा करता था। फिर उसे दक्षिण की ज्ञानी स्त्री की याद आई। चुपके से वह अपने घोड़े के पास गया। दक्षिण की ओर चलो, खूब तेज, उसने घोड़े के कान में कहा। घोड़ा देखते ही देखते ऊपर उड़ने लगा। समुद्रों के ऊपर उड़ते हुए एक द्वीप पर पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी कपड़े पर बहुत सुंदर कसीदाकारी कर रही थी। बिरजू ने प्रणाम किया और उसे वह विचित्र सा फल दे दिया जो बूढ़ी की बहन ने भेजा था। अच्छा, तो तुम मेरी बहन से मिल चुके हो, उसने कहा। लड़के, तुम मेरी मदद करोगे? मेरी सुई से धागा निकल गया है और मैं उसे फिर से डाल नहीं पा रही हूँ। अजीब सा धागा था। धागा मोटा था और सुई का छेद बहुत छोटा था, पर किसी तरह बिरजू ने सुई में धागा डाल ही दिया। बूढ़ी औरत प्रसन्न हुई। उसने कहा, मैं भी तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मांगो जो मांगना हो, लेकिन खूब सोच समझ कर मांगना, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी इच्छा होगी जो पूरी की जाएगी। बिरजू ने अपनी लंगड़ी टांग का ध्यान आया। वह सदा से चाहता था कि उसकी टांग ठीक हो जाए। फिर उसे उस बीमार लड़की का ख्याल हो आया। उसने कहा, मेरे मालिक की बेटी बहुत बीमार है, मैं चाहता हूँ कि वह ठीक हो जाए। बुढ़िया ने एक बूटी निकाल कर कहा, इसको पीस कर उसे पिला दो, खिला दो, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बूढ़ी स्त्री ने फिर कहा, यह तुम्हारी आखिरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि तुम उत्तर की ओर जाओ और मेरे पिता से मिलो। उन्हें ये घोगा देकर कहना कि मैंने भेजा है। बिरजू तेजी से उड़कर अपने घर पहुंचा। वह लंगड़ाता हुआ भीतर गया और अपनी माँ को वह बूटी देकर बोला, इसे पीस कर बीमार लड़की को खिला देना, सुबह तक वह ठीक हो जाएगी। तुम्हें ये कहाँ मिली? माँ ने पूछा। जल्दी करो, बिरजू बोला। समय बर्बाद मत करो माँ, बस इतना जान लो कि ये ज्ञानी स्त्री ने दी है। माँ ने वैसा ही किया जैसा बेटे ने कहा था। अमीर आदमी अपनी बेटी के लिए कुछ भी आजमाने को तैयार था। लड़की सचमुच सुबह तक ठीक हो गई। बिरजू की माँ को इनाम में फिर 1.5 रुपये मिले, लेकिन उससे बिरजू की लंगड़ी टांग ठीक नहीं हो सकती थी। ये दक्षिण की ज्ञानी बूढ़ी अम्मा और ये बिरजू जो सुई में धागा पो रहा है और ये कसीदाकारी कर रही है। और ये वो चीज़ है जो दक्षिण की बूढ़ी माँ ने बिरजू को दिया है कि वो उत्तर में जाओ और अपने पिता को दे दो। एक दिन उसने उत्तर के बूढ़े आदमी से मिलने का निश्चय किया। उसने घोड़े से कहा, चलो उत्तर की ओर। जंगलों और झीलों के ऊपर उड़ता हुआ घोड़ा एक ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढके पहाड़ पर एक गुफा के पास जाकर रुका। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी गुफा के दरवाजे पर बैठा था। अपनी सफ़ेद भौहें सिकोड़कर उसने पूछा, कौन है? मैं बिरजू हूँ, आपकी बेटी ने आपके लिए कुछ भेजा है। घोड़े से उतरो, मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपने पैरों तक चल कर आना पड़ेगा। बिरजू ने कहा, पर मैं तो लंगड़ा हूँ बाबा, मैं फिसल जाऊंगा और पहाड़ से लुढ़क कर नीचे जा गिरूंगा। बूढ़े आदमी ने कठोर आवाज में कहा, जैसा कहा है वैसा करो। घोड़े ने हिनहिना कर कहा, वही करो बिरजू। डरते डरते बिरजू घोड़े से उतरा। उसने एक पैर धरती पर रखा, फिर दूसरा पैर। तब उसने बूढ़े को घोगा दिया तो उसके आश्रय का ठिकाना न रहा। वह सीधा खड़ा था और चल रहा था, सचमुच चल रहा था। ये बूढ़ा आदमी, ये बिरजू का घोड़ा यहाँ पे खड़ा है। तो ये पैर से लंगड़ाता हुआ चल रहा है। तो जैसे ही ये घोगा इसने बूढ़े आदमी को दिया तो ये बिल्कुल सीधा खड़ा था और अपने पैर से चल रहा था। समझ में नहीं आता मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ? उसने बूढ़े आदमी से कहा। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, बूढ़े आदमी ने कहा। जाओ अपने माता पिता के पास जाओ, तुम सब खुश रहो और फलो फूलो। उड़ने वाला घोड़ा इस बार और तेजी से उड़ा और बिरजू के माता पिता से ने जब बिरजू को भागकर अपनी तरफ आते देखा तो वह खुशी से न फूले न समाये
उसके बाद वो सब अपने बगीचे में सुख से अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए और उनसे अच्छे अच्छे आशीर्वाद लेने चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय दोस्तों।